आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानी, यानी कि जो प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है संक्षिप्त रूप में वो हम पढ़ेंगे और इनकी कुछ रचनाओं के नाम देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन सी कहानियाँ थीं और कौन से इनके नाटक थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेमचंद की जो कहानी इन्होंने लिखी है थोड़ा सा प्रेमचंद का संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। तो आज फिर हम नई शुरुआत करते हैं और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और इसके साथ ही क्या कहते हैं, हम शुरुआत करते हैं पंच परमेश्वर कहानी की। ठीक है, तो पंच परमेश्वर कहानी जो है वो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 बनारस के समीप लमही ग्राम में। इनके पिता का नाम मुंशी अजयलाल और माता का नाम आनंदी देवी था। 1904 में इन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यानी कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इनकी अंतिम कहानी जो इन्होंने लिखी थी वो 1936 में कफन कहानी लिखी। कौन सी कहानी लिखी? कफन कहानी लिखी। इसी कारण से 1916 से लेकर 1936 तक के समय को प्रेमचंद युग कहना समीचीन माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? प्रेमचंद का जो युग है 1916 से लेकर 1936 तक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं। प्रेमचंद की कुछ रचनाएं, यानी कि कुछ उपन्यास हैं, कुछ इनके प्रमुख आपके क्या कहते हैं वो है कहानियां हैं, कुछ नाटक हैं जिनको हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला आप देखो सेवा सदन। सबसे पहला क्या है आपका? सेवा सदन है। सेवा सदन में क्या है कि सेवा सदन को जब हम पढ़ते हैं तो जो इसका ये जो प्रकाशित हुआ है वो सन 1916 में प्रकाशित हुआ है। सेवा सदन उपन्यास कहाँ प्रकाशित हुआ है? गोरखपुर में। दूसरा है प्रेमासन उपन्यास जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ है सन 1922 में। तीसरा है आपके निर्मला, और निर्मला जो प्रकाशित हुआ है वो आपके लखनऊ से प्रकाशित हुआ है और जिसकी डेट है वो आपके सन 1927। ठीक है, क्या है डेट आपके? 1927। अगला उपन्यास है आपके रंगभूमि जो लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, ये आपके 1928 में हुआ। कायाकल्प लखनऊ से प्रकाशित हुआ है 1928 में। करमभूमि बनारस से प्रकाशित हुआ है 1932 और गोदान आपके बनारस से प्रकाशित हुआ है 1936। अब हम चलते हैं इनकी कुछ कहानियों के नेम। कहानी हमें पढ़ने की इनकी प्रसिद्ध जो कहानियाँ तो इन्होंने 300 लिखी हैं। कितनी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने? 300। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पंच परमेश्वर ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। वो आपके 300 कहानियाँ के आसपास इन्होंने अपना लिखा है। कुछ इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं वो आपके हैं पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, सदगति, बड़े घर की बेटी, आत्माराम, दो बैलों की कथा, ईदगाह, जुलूस, गृहदाह, उसकी रात और कफन। ये इनकी क्या है? ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ठीक है, क्या है इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ? ठीक, अब इसके बाद आता है आपका कुछ इनके प्रमुख नाटक हैं। नाटकों में हम देखेंगे संग्राम है, करबला है, प्रेम की बेदी है और आपके रूठी रानी है। ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब पंच परमेश्वर जो कहानी है उसका थोड़ा संक्षिप्त रूप हम देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पेज में है लेकिन हमने इसको बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो संक्षिप्त रूप में के साथ हम इसे पढ़ते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी जो है वो दो मित्रों की कहानी है। उसमें एक आपका जुम्मन शेख है, दूसरा अलगू चौधरी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे और दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी। दोनों का खेती में लेन देन और साझा भी था। एक दूसरे पर अपने घर की देखभाल छोड़कर वे कहीं भी बाहर चले जाते थे, यानी कि दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। जो अलगू के जो पिता थे वो उनके गुरु माने जाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी काकी थी। जुम्मन शेख ने प्रारंभिक सेवा के बल पर अपनी बूढ़ी काकी जो थी वो बूढ़ी काकी यानी खाला से बहला फुसला कर ज़मीन अपने नाम पर
करवा ली। लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर खाला ने जुम्मन को पंचायत बुलाने की धमकी दी, लेकिन जुम्मन को पता था कि फैसला मेरे हक में ही होगा। पंचायत बुलाने पर अलगू को सरपंच बनाया गया और उस पर सरपंच बनाया गया। तो खाला को विश्वास था कि पंच में परमेश्वर होते हैं, तो वो उसके साथ ऐसा धोखा नहीं करेगा। ठीक है। खाला ने अलगू चौधरी से कहा, बेटा दोस्ती के लिए अपना ईमान नहीं बेचा जाता। जुम्मन को यह विश्वास था कि अलगू चौधरी उसी के पक्ष में निर्णय देगा, लेकिन दोनों तरफ की बात सुनने के बाद अलगू चौधरी ने खाला के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। इस फैसले ने जुम्मन और अलगू की मित्रता में दरार डाल दी। अलगू से जुम्मन इस बात का बदला लेने का अवसर खोजने लगा। अलगू के पास 2 सुंदर बैल थे, उनमें से एक मर गया। अलगू ने समझा कि जुम्मन ने बैल को बेच दे दिया है। एक बैल का जोड़ीदार दूसरे बैल न मिल पाने के कारण अलगू को अपना बैल समझो साहू को बेचना पड़ा। समझो साहू ने 1 माह में बैल को मूल देने की बात कही और उसे अपनी गाड़ी में लगातार अधिक काम यदा कदा सूखा भूसा देने के कारण वह बलशाली बैल कुछ दिनों में बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब समझो साहू बैल का मूल ना देने के लिए आनाकानी करने लगा, तो अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंच बनाने के पीछे साहू का यह विचार था कि जुम्मन अलगू से नाराज़ है, इसलिए साहू के पक्ष में ही वो निर्णय देगा। लेकिन जुम्मन ने निर्णय अलगू चौधरी के पक्ष में दिया, तो समझो साहू को बोला कि बैल का पूरा दाम दे, क्योंकि जिस वक्त बैल दिया गया था उस वक्त बैल को कोई बीमारी नहीं थी। इस निर्णय ने सभी को अचंभित कर दिया। अंततः पंच परमेश्वर और जुम्मन अलगू की व्यक्तिगत नाराज़गी से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसीलिए कहते हैं कि न्याय में पंच परमेश्वर का वास होता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। मैंने इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप में बनाने की कोशिश की है और कहीं कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और बस इसका आपको सारांश यानी कि इसका आधार आपको पता चल जाए कि इस कहानी में मुख्य बिंदु क्या बात कही गई है। ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है और आप इनके ये जो उपन्यास हैं आपके और ये जो नाटक हैं इनको मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, इनको पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पेपर में जो है ये क्वेश्चन के रूप में अधिकतर पूछे जाते हैं कि रंगभूमि उपन्यास किसका है, कर्मभूमि उपन्यास किसका है, गोदान किसका है, सेवा सदन किसका उपन्यास है, या इन कहानियों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर बस ये क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है और आशा करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से एक मोटिवेशन मिलता है, तो जिससे कि और भी काम करने की हमारी इच्छा आगे बढ़ती है। धन्यवाद।